ज्योग्राफी थॉट डार्क एज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट में कि अंध युग क्या है। तो हमारा ये जो अंध युग होता है वो 200 बीसी से 14वीं बीसी तक, यानी 12 साल का ये जो टाइम टेबल है ये हमारा अंध युग का टाइम टेबल है। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बाद ये हमारा डार्क एज आया था। दोस्तों, हमारा डार्क एज आने की वजह ये थी कि जब यूरोपियन साम्राज्य और यूनानियों का साम्राज्य हास होने लगा था, तब जाकर के हमारा डार्क एज आया था। तो अब हम इनके कुछ सिद्धांत देखते हैं कि डार्क एज के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो दिया गया है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय अंधयुग कहलाता है। जो हमने लिखा है अभी दोस्तों कि 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो समय होता है वो हमारा डार्क एज कहलाता है। लेकिन रोमन साम्राज्य का जो खत्म होने लगा था या हास होने लगा था, उसी के बाद यूरोपीय देशों में इस काल में भूगोल की प्रगति नहीं हुई। भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी ग्रीक रोमन संकल्पनाओं को धर्म के प्रभाव में गलत करार दे दिया गया। बाइबिल के विचार के अनुसार भूगोल पर भी छा गए थे। पृथ्वी की आकृति को गोल की बजाय दोबारा तस्तरी नुमा माने जाने लगा। इसमें अंध युग में पृथ्वी को गोल के बजाय तस्तरी नुमा माने जाने लगा था, जिसके मध्य में ईसाइयों के धार्मिक केंद्र यरूशलेम को रखा गया था। पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी बनाया जाता था। धार्मिक गाथाओं को भूगोल में स्थान दिया गया था। यह विश्वास था कि ईश्वर ने इस पृथ्वी को अपनी इच्छानुसार उस विधि से रचा था जो बाइबिल ने बतलाई गई थी। ग्रीक रोमन विकास भी बड़ी मात्रा में लुप्त हो गया। 12वीं और 13वीं शताब्दी में भौगोलिक यात्राओं के द्वारा विदेशी व्यापार के कुछ बढ़ने से तथा यूरोपीय देशों की ईसाई जनता और अरब देशों की मुस्लिम जनता के बीच पवित्र भूमि अर्थात यरूशलेम पर अपना अपना अधिकार जमाने के लिए लड़े गए धार्मिक युद्धों से यूरोपीय देशों के लोग अरब संस्कृति के संपर्क में आए। यूरोप को अन्य देशों और महाद्वीपों के विस्तार करने के लिए प्रेरणा मिलनी आरंभ हुई थी। अब हमारा है दोस्तों किसे हम एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। और दोस्तों इसमें दिया गया है कि ब्रह्मांड के वर्णन में भी तर्क दिया इन्होंने अंध युग के वैज्ञानिकों ने कि धर्म पर विश्वास का आधार बन गया और इसलिए ईसाई भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन यूनानी रोमन लेखकों के विचारों को ठीक मानने के बजाय बाइबिल की कथाओं के विचारों को ठीक माना। अंध युग में दोस्तों ईसाई जो भूगोलवेत्ता थे उनको सही मानने के बजाय बाइबिल की विचारधाराओं को सही माना, उचित माना। अंध युग में दोस्तों बाइबिल की विचारधारा को सही माना, न कि ईसाई। धर्मगुरुओं की विचारधारा को माना। और 1925 में भूगोल के पर्यवेक्षण एवं अन्वेषण उपगमों तथा लेखकों में वैज्ञानिकता का पूर्ण अभाव था। ग्रीक तथा रोमन अवधारणाएं इस काल में पहुंच से दूर थी तथा अधिक से अधिक उनकी निर्भरता प्लिनी एवं मेला रोमन भूगोलवेत्ताओं तक थी।
खगोलिकी में टालमी का भू केंद्रित ब्रह्मांड का विचार स्वीकार्य था कि पृथ्वी के चारों ओर सभी पिंड परिक्रमा करते हैं। टालमी ने दोस्तों कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करता है। सबसे पहला सिद्धांत टालमी ने ही दिया था और पृथ्वी का जो मेन पार्ट है उसे सेंटर माना था, केंद्र माना था, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सबसे बारे में सही तरीके से गणना टालमी ने ही की थी। लेकिन इस काल में अब देखते हैं टॉपिक के बारे में। लेकिन इस काल के लेखन में स्रोतों को ज्ञात करना असंभव था, क्योंकि दूसरे के कार्यों को बिना उसका नाम दिए ज्यों का त्यों उदाहरण करना एक सामान्य चलन था। अब हम देखते हैं दोस्तों अरब भूगोल। अरब भूगोल अरब भूगोल दोस्तों कब से कब तक हुआ? अरब भूगोल में कहा गया है कि जब यूरोपीय देशों में भौगोलिक ज्ञान का ह्रास हो रहा था, तब अरब देशों का भारत, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया, तब अरब देशों से भारत, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका, के तटीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ रहा था। तटीय क्षेत्रों को संपर्क बढ़ा था, यानी भारत, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों से संपर्क बढ़ रहा था। इन देशों में परस्पर विदेशी व्यापार होता था। अरब भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि जब यूरोपीय देशों में भौगोलिक ज्ञान का ह्रास हो रहा था, तब भारत, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ रहा था, जिससे इन देशों के बीच व्यापार हुआ। भारत के प्रमुख बहुत से ग्रंथों को फारस और बगदाद ले जाया गया था, जहां उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। हाँ दोस्तों, भारत में के बहुत सी ग्रंथों नहीं बल्कि आधी से ज़्यादा ग्रंथों को बगदाद ले गया था और उनकी भाषाओं को ट्रांसलेट किया गया था। भारत को केवल 1 से 9 तक की गिनती ही खोजी थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, और 10, 11, 12 की आगे की संख्या सब बगदाद के निवासियों द्वारा ही खोजी गई थी। यूनानी और भारतीय ग्रंथों के आधार पर अरबी भाषा में स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए। अरब विद्वानों ने अपनी निजी अन्वेषणों तथा यात्राओं के आधार पर मौलिक ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार अरब देशों में भौगोलिक ज्ञान की प्रगति हुई। 10वीं से 12वीं सदी तक अरबों के द्वारा यूरोप निवासियों को भौगोलिक ज्ञान मिला था। अब 10वीं सदी और 12वीं सदी तक, 10वीं सदी और 12वीं सदी तक अरबों के द्वारा यूरोपीय निवासियों को भौगोलिक ज्ञान मिला। उस युग में ईसाई भौगोलिक ज्ञान का ह्रास हो रहा था। अरब भूगोलवेत्ता में दोस्तों ईसाई लोगों का जो ज्ञान था वो ह्रास हो रहा था, जो बाइबल के द्वारा अकॉर्डिंग था। तब अरब भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने में प्रगति कर रहे थे। उन्होंने इस अंधेरे युग में प्राचीन युग के यूनानी तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को सुरक्षित रखा। बगदाद 762 ईस्वी में स्थापित बौद्धिक एवं वैज्ञानिक क्रियाकलापों का केंद्र बन गया। बगदाद 762 BC में
बौद्धिक क्रियाकलापों का बौद्धिक क्रियाकलापों का क्रियाकलापों का केंद्र बन गया। भूमध्य सागर तट के स्पेन, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्वी अरबी विश्वविद्यालय में भूगोल का विकास हुआ। अब हम और इसमें दोस्तों विस्तृत अरब साम्राज्य था। अरब देशों में भूगोल में बहुत अधिक रुचि ली गई थी। इसके 5 मुख्य कारण निम्नलिखित थे, जिसमें से एक कारण था विस्तृत अरब साम्राज्य। पहला कारण था, ये जो कारण है दोस्तों, अरब देशों में भूगोल की बहुत अधिक रुचि ली गई थी। जिसमें रुचि ली गई थी तो पहला था विस्तृत अरब साम्राज्य। दूसरा, परिवहन और यात्रा के सुगम। लंबे मार्ग। और तीसरा था व्यापार। और चौथा था यूनानी सभ्यता के देशों पर विजय। पांचवा हमारा दोस्तों भारतीय संस्कृति से अरबों का संपर्क।